हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 16। ठीक है, 100 प्लस जो है इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं गलत कर पाते हैं। ओके, इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं इन सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे पटवारी हो, पुलिस हो, ग्राम सचिव हो, तो वहाँ से आप जो है ख़रीद सकते हैं। उनको ख़रीदने के लिए अगर आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ करते हैं तो उस पर आपको जो है 40% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें जो है मिलान करना है ए का बी से कि कौन सा सही है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ठीक है, फिर है पंचायत समिति का मुखिया क्या होता है? प्रधान होता है। जिला परिषद का मुखिया, जिला परिषद के मुखिया को बोलते हैं जिला प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट है नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। अगला देखिए, नगर परिषद का मुखिया, जो नगर परिषद का मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? सभापति के नाम से। और नगर निगम का जो मुखिया होता है उसको मेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, स्थानीय नगरीय शासन इकाई, स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई पूछिए कौन सी है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर हम नगरीय स्वशासन की बात करें तो तीनों ही जो हैं इसके अंडर आती है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है? वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान या पंचायत समिति सदस्य। ओके, जो ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाता होते हैं उनका प्रतिनिधि क्या कहलाता है? वार्ड पंच। ठीक, अगला देखिए, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे पूछा है ग्रामीण स्वशासन की इकाई। नगर परिषद, नगर निगम और पालिका ये क्या है? शहरी शासन की इकाई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत जो है ये ग्रामीण स्वशासन की इकाई होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 10, 7 या 8? तो देखिए उपसर्ग में अगर हम देखें तो 3 तरीके के प्रकार आते हैं उपसर्ग में। एक संस्कृत उपसर्ग आते हैं, हिंदी उपसर्ग आते हैं और उर्दू उपसर्ग आते हैं। संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत उपसर्गों की संख्या होती है 22। ओके, हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं। और उर्दू उपसर्ग कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं हिंदी में, सॉरी उर्दू में। तो ये आप याद रखिए। हिंदी में कौन कौन से आते हैं? देखिए उपसर्ग कौन कौन सा आता है? ए उपसर्ग होता है, ठीक है, अध होता है, ऊन, ओ सॉरी औ हो जाएगा, दू हो गया, उसके अलावा नी है, बिन है, भर, कु और सु। ये 10 उपसर्ग आते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग, तत्सम, तद्भव या प्रत्यय। अब देखिए ये क्या लग रहे हैं? किसी भी शब्द और धातु के पीछे लगते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और तत्सम तद्भव पता ही है, जो संस्कृत में शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोलेंगे और संस्कृत के शब्दों को जो हिंदी में बोला जाता है वो तद्भव शब्द होते हैं। तो प्रत्यय यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाप से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहा जाता है? यण, विसर्ग, व्यंजन या अयादि। इसने कहा विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मिलाप। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नी प्लस च। ठीक है, अब यहाँ पे नी में अगर आप देखेंगे तो स्वर है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के मिलाप से विसर्ग के साथ जो विकार होगा उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे। तो ये कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। यहाँ से बनेगा निश्चय। तो ये क्या है? विसर्ग संधि। बी ऑप्शन, विसर्ग संधि जो है उसे कहा जाएगा। ठीक है,
अगला है 1+1 में किस संधि का उदाहरण है ये? गुण, दीर्घ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है, जब भी आप ऐसे इस तरीके की दो मात्राएं ऊपर देखते हैं तो बिना सोचे समझे लगा दीजिए वो है वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला है इनमें से कौन सा शब्द या विकार दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? सेम लेटर मिलेंगे, यानी कि जो सेम साउंड के लेटर होते हैं, जैसे ए और आ। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। अब उसमें ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, या फिर ए आ दोनों हो सकते हैं, या आ ए कुछ भी हो सकता है, बट सेम साउंड होती है लास्ट में जब उनका हम संधि विच्छेद करते हैं। ओके, तो यही इसकी मेन पहचान है। अगर आप देखेंगे उल्लेख होता है उत जमा लेख, उत, यहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे है तथैव, ऊपर मात्राएं आ रही है, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, राकेश का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? राका जमा ईश। ठीक है, तो यहां पे आ है लेकिन यहां पे ई है, तो सेम साउंड के वर्ड नहीं आ रहे हैं दोनों में, तो ये भी दीर्घ संधि नहीं होगी। अब बचा हिमालय में अगर आप देखेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? हिम जमा आल्य। अब देखिए हिम में क्या आ रहा है? हिम में भी पीछे ए आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो सेम साउंड हो गया और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमेशा दीर्घ बनाते हैं, तो आ जो है सही हो जाएगा हिमालय में क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आशीर्वाद को बताना है कि कौन सा इनमें से सही लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद लिखते हैं आशीर्वाद, इस तरीके से जो है आशीर्वाद को लिखा जाता है। ठीक है, ई की मात्रा पे रे नहीं आता है, तो यहां पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? अब संयुक्त नहीं लेने हैं हमें, जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनको नहीं लेना है। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? जो दो वर्ण व्यंजन जो होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे अक्षय हो गया, त्रय हो गया, अज्ञ हो गया, श्रेय हो गया, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? संयुक्त को छोड़कर 44 हो जाएगी, 44। ठीक है, ओके, आगे पूछा जा रहा है कि अज्ञ जो होता है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यही है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो दो व्यंजन मिलकर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, तो देखिए अज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? जय, ठीक है, प्लस आई और नीचे हलंत आएगा। व्यंजन में हमेशा जो है हलंत आएगा, तो जय और आई अज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसा कौन सा है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो अक्षय है ये किस तरीके से बनता है? कै प्लस ष षटकोण, इससे बनता है ये संयुक्त व्यंजन। उसके अलावा त्रय की अगर बात करें तो त जमा र, त्रय। ठीक है, और श्रेय भी होता है, तो श्रेय किससे हो जाएगा? श हलंत लगेगा प्लस र, ये इससे बनता है। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से ही वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, श्लेष या उभयलंकार? ओके, देखिए यहां पे कह रहा है काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है किससे? शब्दों के माध्यम से। हमें पता है अलंकार तीन तरीके का होता है, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दालंकार की। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार होता है उसको शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर हम उन्हीं शब्दों की जगह पर उनके समानार्थी शब्द को अगर यूज करते हैं तो वो जो चमत्कार होता है उसमें से वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए जिन शब्दों का यूज करने से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अलंकार होता है। कौन सा? शब्द अलंकार। ठीक है, उसके बाद आती है अर्थालंकार। अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में
सौंदर्य आता है, काव्य में चमत्कार होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो काव्य में चमत्कार ही पूछा है तो यहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। फिर बात आती है उभय अलंकार की। उभय अलंकार कौन सा अलंकार होता है? जिसमें शब्दालंकार और अर्थ अलंकार दोनों का ही योग हो, यानी कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो उभय अलंकार वो होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 3, 5 या 4? तो उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। अब बात आती है कि उपमा अलंकार के अंग होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले आती है उपमेय, उपमेय। नेक्स्ट है उपमान। थर्ड हो जाएगा वाचक शब्द, वाचक शब्द। और फोर्थ हो जाएगा साधारण धर्म। ये 4 जो हैं उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो यहां पर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। यहाँ पे सी 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 बी सी कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सबसे बड़े में ए सी सी फिर बी सी सी इस तरीके से जो है दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए सी सी आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऑलरेडी बी आ चुका है तो वैसे यहाँ पर ए आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट, यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर देखिए सी सी ए सी सी फिर बी सी सी, अगेन ए सी सी बी सी सी और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी ए सी सी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए सी ए सी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ए सी ए सी। ठीक है, अगला देखिए, यदि रीजन का कूट 5 और बिलीव्ड का 7 है तो गवर्नमेंट का कूट क्या होगा? अब रीजन देखिए, रीजन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है, लेकिन एक कम कर दिया है उसके कोड को, 5 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 है तो एक कम, इसका कोड हो जाएगा 7। सेम इसमें अप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 से एक कम, कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। 8 मित्र हैं जो कि वेट इधर कर लेते हैं। 8 मित्र है पी एम आर टी क्यू यू वी और डब्ल्यू, 2 विपरीत पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में क्या है? 4 व्यक्ति हैं। पी जो है यू और वी के बीच में है और उत्तर की ओर उन्होंने मुंह किया हुआ है। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह है और पी जो है ये यू और वी के बीच में है। तो कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं यू यहाँ पे है, वी यहाँ पे है और पी इनके बीच में और इनका मुंह जो है उत्तर की तरफ है, फेस जो है इनका नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, हो गया। अगला कह रहा है कि डब्ल्यू जो है ये क्यू के विपरीत है, डब्ल्यू क्यू के विपरीत है और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू वी के तुरंत दाएं है। डब्ल्यू क्या है? वी के तुरंत दाएं। अब वी का दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम डब्ल्यू को मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर हम इसका लेफ्ट इधर लेते हैं और यहां पे राइट लेते हैं, ठीक है, तो इसका राइट जो होगा यहां पे हो जाएगा और लेफ्ट यहां पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। एक मिनट, ये कह रहा है यहाँ पे W जो है V के तुरंत दाईं है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं W और ये V हो जाएगा, ये P और ये U, कुछ इस तरीके से जो है इसको मान लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि W Q के विपरीत है, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो Q होगा, जो कि M के तुरंत बाएं है। तो यानी कि M यहाँ हो जाएगा, M के तुरंत बाएं Q हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और था कि R जो है ये T और M के बीच में है, तो यानी कि R यहाँ पे हो जाएगा और T यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा कि R के तुरंत दाएं कौन सा है, तो R के तुरंत दाएं कौन है? T है। तो इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन से व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है ये MV, तो MV अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत बैठे हैं ये। तो औरों को भी चेक कर लेते हैं, क्या TV है विपरीत? नहीं, क्योंकि V के विपरीत M है।
ओके, आरवी भी नहीं होगा। यू आर देखते हैं क्या यू आर पॉसिबल है, नहीं। यू टी पॉसिबल है, ये लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, यू टी एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहाँ पर एम बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह से संबंधित नहीं है, टीपी, आरवी, क्यूपी, क्यूवी। तो पहले टीपी और क्यूपी देखते हैं। देखिए टीपी कुछ इस तरीके से बनाया गया है, टीपी, ठीक है, और आरवी ये ऐसे बना है, टीपी और आरवी। उसके बाद है क्यू पी और क्यू वी। अब देखिए क्यू पी हो सकता है या फिर क्यू वी हो सकता है, तो यहां पे कौन सा पॉसिबल है, क्यू वी, ठीक है, क्योंकि उसको नेक्स्ट वाले के साथ अटैच किया गया है, तो क्यू पी नहीं पॉसिबल होगा। तो जो इसका समूह से संबंधित नहीं है वो है क्यू पी, ठीक है। अगला है कि आर के विपरीत कौन बैठा है। आर के विपरीत अगर आप देखेंगे तो आर के अपोजिट में पी बैठा है, तो पी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, द की कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल ए इज यूज्ड टू अलाइन राइट, सिलेक्ट ऑल, चेंज फॉन्ट या सेव। तो सेव के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। राइट अलाइन अगर हमें करना है तो आर यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट के लिए एल यूज किया जाता है, सेंटर के लिए ई यूज किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए क्यों यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, ठीक है। हाउ टू सेव एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम। अगर आप न्यू नेम से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एस से, फाइल सेव से, टूल्स ऑप्शन सेव एंड फाइल सेव एज। अगर आप देखेंगे कंट्रोल एस भी वही काम कर रहा है जो कि फाइल सेव करेगा, ठीक है, फाइल में जाके सेव जाएंगे, देन टूल्स ऑप्शन सेव किया, तो तीनों का काम वही है। लेकिन यहां पे पूछा है कि एमएस वर्ड को हम नए नाम से कैसे सेव करेंगे, नए नाम के साथ, ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा, सेव एज में हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर फाइल सेव एज जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टूल यूज टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में एक वर्ड हमने लिया, उसका हमें सिमिलर वर्ड चाहिए, यानी कि उसका हमें जो सिनोनिम होता है वो चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, थीसर का। ठीक है, अगला देखिए, डिवाइस विच यूज फिंगरप्रिंट और रेटिनल स्कैन सिक्योरिटी आर कॉल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बायो एक्सेस डिवाइसेस, बायोसेक या स्मार्ट डिवाइसेस। तो किन डिवाइसेस के लिए हमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन की जरूरत पड़ती है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन शैल क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड। कॉपीराइट सिंबल पता है आपको किस तरीके से होता है, तो जब हमें ये क्रिएट करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है F7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। जो इनमें से एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, रेडलॉफ, नॉर्टन, डॉक्टर सोलोमन या मैकेफे। तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है वो कौन सा है, वो है रेडलॉफ। बाकी तीनों क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, और रेडलॉफ क्या है, एक वायरस है। ठीक, ये क्या है, एक वायरस है, तो रेडलॉफ जो है सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर मैलिशियस प्रोग्राम विच इज एक्टिवेटेड व्हेन ए स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन इज मैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म या लॉजिक बॉम्ब। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम जो शर्तों के एक विशिष्ट सेट को पूरा करने पर सक्रिय होता है उसे कहा जाता है लॉजिक बॉम्ब। फोर्थ ऑप्शन लॉजिक बॉम्ब जो है करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, रेड हैट, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेज मेकर या ओपन ऑफिस। जो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है वो बताना है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब पेज मेकर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रेड हैट लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रोसेस लेयर, 5, 6, 7 या 8। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। और एक TCP/IP मॉडल भी पूछ सकते हैं, तो TCP/IP मॉडल में अब अगर प्रेजेंट में देखिए तो 5 लेयर्स होती हैं, पहले 4 होती थी बट अब 5 लेयर्स होती हैं उसमें, तो 5 जो है वहां पर सही होगा, यहाँ पे 7 ठीक होगा।
ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? थर्ड कंज्यूमर इज इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो देखिए अगर हम उपभोक्ता की बात करें मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तो 3 उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता 3 तरीके के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? वो जो कि हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, उत्पादक का काम करते हैं। जैसे हरी घास हो गई या झाड़ियाँ और वृक्ष होती हैं, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और इन्हें खाने वाले या फिर आगे जो चलता जाता है उन्हें उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक है, जो हरी घास को, झाड़ी को और वृक्ष को खाएगा यानी कि जो उत्पादक को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हरा पौधा क्या है? उत्पाद है, उत्पादक है। और इसे खाने वाला कौन होगा? ग्रास हॉपर होगा। ठीक है, ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी। शाकाहारी में और कौन कौन आएंगे? गाय, बैल, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, ये सारे शाकाहारी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा यानी कि ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? मेंढक। ठीक है, तो मेंढक जो है ग्रास हॉपर को खा सकते हैं, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो किसको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को। ओके, और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इसी तरीके से जो है ये पूरा चलता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर राइट आंसर स्नेक होना चाहिए। वैसे मेंढक और स्नेक दोनों ही किस में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। बट अगर क्वेश्चन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो ग्रास हॉपर पौधे को खाता है, मेंढक ग्रास हॉपर को और सिर्फ मेंढक को, तो इसीलिए यहाँ पर स्नेक होना चाहिए। क्योंकि तृतीय उपभोक्ता में कौन आता है? जो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, लाइक मोर हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया, ये आते हैं तृतीय उपभोक्ता में। बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, तो राइट आंसर यहाँ पर स्नेक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड या दोनों? ए और बी। तो देखिए एड्स और गोनोरिया दोनों ही जो है किससे फैलती हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं। तो यहां पर ए और बी दोनों जो हैं सही हो जाएंगे, बोथ। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत्य ग्रहण होता है? इन विच ऑर्गन हेल्प इन इंजेक्शन इन अमीबा? पिसिडोपीडिया, ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियस या फूड वॉल? तो अमीबा में बताना है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पिसिडोपोडिया। पिसिडोपोडिया यानी कि कुटपाद के द्वारा जो है जो अमीबा होता है वो कैप्चर करता है फूड को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या पॉलिनेशन? तो जो टर्म यूज की जाती है टू डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहां पर अकर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये पूछा जा सकता है फैलोपियन ट्यूब में। और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट और ये फर्टिलाइज्ड एग सेल। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है डेंगू डिजीज किससे होता है? यानी कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस तरीके के जल में रहता है? साफ जल, फ्रेश वाटर, डर्टी वाटर, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर? तो देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो हमेशा वहीं पर पनपता है, वहीं पर अंडे देता है जहां पर साफ और ठहरा हुआ पानी होता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर सही हो जाएगा। अगर पानी गंदा है और चलता हुआ पानी है तो मच्छर जो है वहां पर अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो है सही होगा यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर? जो इसमें से सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं? तो कुछ एग्जांपल अगर हम देखें सेमीकंडक्टर्स के तो कौन से होते हैं? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम भी होता है। ठीक है,
आर्सेनाइड हो गया, इसके अलावा हाँ ये जो होते हैं मेन वो आते हैं सेमीकंडक्टर में आते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, टंगस्टन या एल्यूमिनियम। तो जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? व्हाइट, येलो, रेड या ब्लैक? सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो AgCl होता है। सिर्फ सिल्वर है तो Ag होता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है। आगे है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaHCO3। ओके। नेक्स्ट देखिए बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? CH4, C2H4, C6H6 या C2H6? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें CH4, बहुत सिंपल है। क्या होता है CH4? मीथेन होता है। C2H6 क्या होता है? इथेन होता है C2H6। C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। और C2H4 क्या होता है? इथिलीन होता है, एथिलीन। ओके। C2H4 तो याद रखिए CH4 मीथेन, C2H6 है तो इथेन है, C2H4 है तो इथिलीन है, C6H6 है तो बेंजीन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो इथीन भी कह सकते हैं आप इसको, इथीन, इथेन, इथीन, ये बेंजीन और ये मीथेन। तो यहाँ पर C6H6 जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेट ऑफ प्योर गोल्ड? प्योर गोल्ड बताना है कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितनी कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड होता है विद नो अदर मेटल, कोई अदर मेटल जो है उसमें नहीं होती है। ठीक है। अभी अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 18 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें कितने परसेंट गोल्ड होता है, कितने परसेंट अदर मेटल होता है? तो 18 कैरेट गोल्ड में 75% जो है गोल्ड होता है और 25% जो होते हैं अदर मेटल होते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, इस तरीके से। ओके। बट 24 कैरेट में सिर्फ जो होता है प्योर गोल्ड होता है। चलिए अगला देखिए। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर लाल बहादुर? राजीव गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी? तो देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ तो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे सबसे लंबे समय तक जो थे प्रधानमंत्री रहे। उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 27 मई 1964 को। ठीक है। 27 मई 1964 तक जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, 15 अगस्त 1947 से लेकर, यानी कि 16 साल 286 दिन पंडित नेहरू क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के बाद जो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने वो थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि सबसे कम समय तक यानी कि 13 दिन तक जो थे वो प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। 27 से लेकर 9 जून तक। उसके बाद जो था लाल बहादुर शास्त्री को क्या बनाया गया था? भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि 1 वर्ष 1 साल और 216 दिन तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। उसके बाद अगेन गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए फिर से बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद बनी थी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसका जो कार्यकाल रहा वो कितने साल तक रहा? 11 साल 59 दिन तक जो थी वो प्रधानमंत्री रही थी। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय जो था जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। इनकी मृत्यु जो थी ये 11 जनवरी 1966 को हुई थी, ये याद रखिए। तो यहां पर इंदिरा गांधी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी 1966 में बनी थी और 1977 तक जो थी भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। ठीक। अगला देखिए,
किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? विच कंट्री वायलेटेड पंचशील बाय अटैकिंग इंडिया? चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। पंचशील जो समझौता था वो हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में। क्यों हुआ था? तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर जो था ये समझौता हुआ था भारत चीन के बीच में। कब? 1954 में। और 1962 में हमला किसने किया था भारत पर? चीन ने किया था। तो पंचशील का उल्लंघन भी किसने किया? चीन ने किया। ठीक है। अगला है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग ने। ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है पीसी मालनोबिस, वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या राजीव गांधी। तो हु इज द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया? किसको कहा जाता है फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक। चलिए आगे देखिए, नवम पंचवर्षीय योजना यानी कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई उसकी अवधि पूछी गई है, क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो थी ये हुई थी 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना जो थी रही थी, जिसका फोकस था कृषि, बिजली और सिंचाई पर। ठीक है। यहां पर 9वीं पूछा है तो 9वीं रही 97 से लेकर 2002 तक, जिसका फोकस रहा सामाजिक न्याय पर। ठीक है। उसके बाद 92 से 97 में कौन सी थी? यानी कि 9वीं से पहली 8वीं, और 85 से 90 जो रही वो थी 7वीं योजना, ये 7वीं। और 94 से 99 नहीं रही। ठीक है। 94 से 99 नहीं रही। छठी जो थी वो 80 से 85 में रही। ठीक है। 80 से 85 छठी, फिर 7वीं 85 से 90, फिर 92 से 97 8वीं रही, और 97 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना रही। तो यहाँ पर 9वीं जो है सही हो जाएगा। 11वीं योजना पूछा जाता है किस पर ध्यान दिया था? तो समावेशी विकास पर, ये याद रखिए। चलिए अगला देखिए, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी? रैटजेल, हंटिंगटन, सैंपल या जीन्स ब्रून्स? तो ये किसकी बुक है? रैटजेल की बुक है। ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 12, 8, 10 या 15? तो 10 साल पर होती है जनगणना, तो 10 ईयर्स जो है सही हो जाएगा। ओके अगला देखिए, कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग सिट्रस फ्रूट आर मेनली ग्रोन? तो किस प्रकार की कृषि में की जाती है रसदार फलों की खेती? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि में जो है रसदार फलों की खेती की जाती है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियान का सदस्य देश नहीं है? एशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बना कब था, तो 8 अगस्त 1967 को जो था एशियान बना था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एशियान का, तो वो कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका हेडक्वार्टर। इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन है? इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रुनेई है। तो ब्रुनेई जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बांग्लादेश, ब्राजील, मैक्सिको इसके पार्ट नहीं है, तो ब्रुनेई जो है सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर पूछा है कि कौन सी है। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, एक लॉन्गेस्ट रिवर और दूसरा लार्जेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछा जाता है तो वो है नील नदी, जिसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। ठीक है। बट यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर पूछा है, तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी रिवर होती है? अमेजन होती है। अमेजन रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमेजन। अमेजन सॉरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है। ठीक। चलिए अगला देखिए, हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोलिबंगा या बनवाली? तो हड़प्पा में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा ही, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह हैं? 500, 200, 100 या 400? तो हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं?
400 चिन्ह है। जूते खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला? बनवाली, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में जो है जूते खेत, अग्नि, पक्की ईंटें, इन सब के जो थे साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी जो है यहीं से मिला था। इसके अलावा दयाराम साहनी के अनुसार अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद जो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी वो कौन सी मानी जाती है? कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां पर मात्र देवी की मूर्तियां जो थी प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, जहां से प्राप्त नहीं हुई है वो कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? 324 ईसा, 21, 315 या 310? चंद्रगुप्त मौर्य का देखिए जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। जन्म हुआ कब था? तो 340 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जो राज्यारोहण हुआ था वो हुआ था 321 ईसा पूर्व। ये बहुत सारी जगह आपको 322 ईसा पूर्व भी मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो 321 या तो 322। ठीक है, तो 321 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मृत्यु हुई थी इसकी 297 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई कहाँ थी? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। अगला है, अरबों ने सिंध विजय कब किया था? 715, 720, 712? देखिए, अरबों की अगर हम बात करें तो भारत पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले, ठीक है, जिन मुसलमानों ने आक्रमण किया था वो कौन थे? अरब थे। ठीक है, सबसे पहले किन मुसलमानों ने आक्रमण किया था? अरबों ने किया था। अरबों ने किसके नेतृत्व में जो है सिंध पर आक्रमण किया था, ये पूछा जा सकता है। तो 711 और 12, 711-12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक पूछ सकते हैं कि जब अरबों ने आक्रमण किया तो कौन थे उस समय सिंध के शासक? राजा दाहिर थे। राजा दाहिर, यहां तो चलो 712 सही हो जाएगा। उस वक्त राजा दाहिर जो थे वहां के सिंध के शासक थे। ठीक है, राजा दाहिर ने जो है पहले उन सब का सामना करने के लिए अपने भतीजे को भेजा था जो कि पराजित हो गया था। उसके पश्चात वह उनका सामना करने जो थे खुद गए थे अरबों का, और वो भी जो थे पराजित होकर वहां पर मारे गए थे। इस तरीके से जो है सिंध पर क्या हो गया था? अरबों ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो 712 ईस्वी जो है सही हो जाएगा। आगे है, माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़े हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, एक पर्टिकुलर फिल्म की स्टडी होती है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पर्टिकुलर फिल्म। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो किस में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होती हैं? क्या पूंजीवादी है, समाजवादी या मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है? तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, जहां पर बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगला है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एसोसिएटेड विद सैमुएलसन, मार्शल, हिक या रॉबिन्स। तो उत्पादन संभावना जो वक्र की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? सैमुएलसन ने, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सर्विस। जो यहाँ पे सेवा के उदाहरण है, चिकित्सकीय कार्य, अध्यापक के, ओके, जिनमें ट्रांसपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो इजीली किए जा सकते हैं, तो वो बताना है। तो यहाँ पर तीनों ही कार्य क्या है? सेवा के उदाहरण है। ओके, आगे पूछा जा रहा है कि विच वन इज इकोनॉमिक गुड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आर्थिक वस्तु है इनमें से कौन सी है? टेलीविजन, एयर, सूर्य की रोशनी या नदी। ओके, यहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स पूछा है तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? टेलीविजन। ठीक है, एयर, सनलाइट और वाटर ऑफ रिवर तो इकोनॉमिक गुड नहीं होगा, तो टेलीविजन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, दल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक किसने लिखी? गजेंद्र वर्मा, दयाचंद मायना, दीप कमल सहारण या धर्म सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दीप कमल सहारण। ठीक है, इन्होंने जो थी दल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक जो है लिखी है। अगला है, हरियाणा का प्रसिद्ध कवि और रागनी सांग व गीत लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बाबू मूलचंद जैन, रमेश कुमार, अमर सिंह या दयाचंद मैना?
तो कौन है प्रसिद्ध कवि, रागनी, सांग और गीत लेखक? दयाचंद मायना। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, पूरे हरियाणा राज्य में ई स्टॉपिंग को कब अनिवार्य कर दिया गया? 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017 या फिर 1 अगस्त 2017। तो ई स्टॉपिंग को कब अनिवार्य कर दिया गया था पूरे हरियाणा राज्य में? 1 मार्च 2017 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में भीम पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो भीम पुरस्कार जो विजेता है हरियाणा में, उसे जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख, ठीक है। इसके साथ ही उन्हें एक स्क्रोल दिया जाता है, एक ब्लेजर, एक टाई और स्कार्फ जो है दिया जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास का लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री, बाल मुकुंद गुप्ता, खुशीराम शर्मा या धनपत सिंह? तो पहला हरियाणवी उपन्यास था कौन सा? पहले तो यही पता होना चाहिए। तो जाड़ू फिरी था। और इसके लेखक कौन थे? वो थे राजाराम शास्त्री, ठीक है। हरियाणा में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को प्रारंभ हुआ था। अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार या फरीदाबाद? तो अब ये क्वेश्चन तो आप इजीली बता सकते हैं कि प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो था ये हिसार में प्रारंभ हुआ था, बट इसका उद्घाटन किसने किया था ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो तब जो मंत्री थी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज, उन्होंने जो था इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कौन सी व्यवस्था का अनुगमन करता है? एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक सदनात्मक। एक ही सदन है विधानसभा, ठीक है। हरियाणा में किस वर्ष पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 67, 69, 71 या 77? तो जब हरियाणा बना उसके गठन के करीब 1.5 साल बाद 2 नवंबर से 22 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन जो था रहा था। इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, ठीक है। दूसरा लगा 1977 में और 3 बार लग चुका है। तो तीसरा लगा था 6 अप्रैल 1991 से लेकर 29 जुलाई 1991 तक जो था हरियाणा में राष्ट्रपति शासन रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला पूछा गया है तो 1969 जो है, सॉरी 1967 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रति वर्ष नवंबर माह में हरियाणा की किस झील के निकट अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा मेला आयोजित होता है? बड़खल, सुखनाकरण या दमदमा? तो हरियाणा की किस झील के निकट अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा मेला लगता है? दमदमा झील। हरियाणा में तीज मनाई जाती है सावन सुदी तृतीया, माघ सुदी, भाद्रपद सुदी तृतीया, पौष सुदी? तो देखिए तीज को या हरियाली तीज कह लो, ये राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है ये धूमधाम से मनाई जाती है हरियाली तीज। और हरियाली तीज का जो त्योहार होता है ये हर साल आता है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो सावन सुदी तृतीया जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रचनाकार, ओके, इसका जो निर्माण था किसने करवाया था? नेकचंद ने करवाया था। इस रॉक गार्डन को नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। पहले जो था ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो बहुत बड़ा है रॉक गार्डन, ठीक है। बट जब बनवाया गया था तब इतना बड़ा नहीं था ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल हिसार जिले में नहीं है? फिरोजशाह फोर्ट, जहाज कोठी, गुजरी महल या भीमा देवी मंदिर? तो इनमें से जो हिसार में नहीं है, देखिए फिरोजशाह फोर्ट हो गया, जहाज कोठी हो गया, गुजरी महल हो गया, तीनों ही हिसार में। जो नहीं है वो है भीमा देवी का मंदिर। अब भीमा देवी का मंदिर क्या है, कहाँ पर है? भीमा देवी मंदिर है एक हिंदू मंदिर जो कि पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में है, ठीक है। पंचकुला जिले के पिंजौर में भीमा देवी मंदिर को जो है उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, उत्तर भारत के खजुराहो का उपनाम किसे दिया गया? तो भीमा देवी को, ठीक है।
और गुज्जर प्रतिहार के शासनकाल के दौरान जो थी बनाया गया था ये जो मूर्तियाँ और वास्तुकला थी जो यहाँ की, ये औरंगजेब का जो मुगल काल था, जो औरंगजेब के टाइम का, उस दौरान जो थे बर्बाद हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हरियाणा में औषधीय पौधे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य औषधीय पौध मंडल की स्थापना की गई थी 2000, 2001, 2002 या 2003। तो राज्य औषधीय पौध बोर्ड जो है या पौधे क्षेत्र को जो बनाने के लिए जो पौध मंडल की स्थापना की गई, ये की गई थी 13 अगस्त 2002 को। ठीक है, 2002 जो है करेक्ट हो जाएगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा या झज्जर? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो यमुनानगर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में फीजेंट प्रजनन केंद्र स्थित है? कायरू, पिंजौर, झाबुआ या मोरनी? तो कहां पर है फीजेंट प्रजनन केंद्र स्थित? ये है झाबुआ में। तो झाबुआ जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा है? तो इससे पहले वाले में भी मैंने बताया आपको कि दूध उपलब्धता में हरियाणा का जो स्थान है वो है दूसरा। पहले पे कौन है? पहले पे है पंजाब। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1080, 1800, 1087 ग्राम। तो कितनी है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता? 1087 ग्राम। तो 1087 ग्राम जो है सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? पंजाब आता है। ओके, तो वहां पर जो है इससे ज्यादा है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले पुरस्कार, दूसरे, तीसरे या चौथे पुरस्कार? तो प्रधानमंत्री मातृ योजना में बताना है कि केंद्रीय जो है महिला बाल विकास मंत्रालय, इसने कौन सा पुरस्कार जो है दिया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा तृतीय पुरस्कार से। ठीक है, तीसरे पुरस्कार से। ओके, और ये पुरस्कार जो है सितंबर 2017 से दिसंबर 2019 की जो अवधि है उसके दौरान जो काम किए गए हैं उसके लिए जो था ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए दिया गया है। ठीक, अगला देखिए, हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 में आईटी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए किन्हें जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया? अशोक कुमार मीना, अशोक कुमार सिन्हा, बलदेव सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो आईटी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए जिन्हें जनरल अवार्ड दिया गया है वो कौन है? अशोक कुमार मीना को, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अमन राज, आदित्य राज, अंशुल राज या आदित्य चौहान? तो राइट आंसर हो जाएगा आदित्य राज जो है ये वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, आदित्य राज। ठीक है, और कहां से हैं ये? गुरुग्राम से हैं, गुरुग्राम से हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने हरियाणा की किस खिलाड़ी को इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? रानी रामपाल, दीपा मलिक, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक? तो किसे दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है? तो ये दिया है रानी रामपाल को। ठीक है, हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? रानी रामपाल, दीपा मलिक, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक? तो राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। उनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है अवार्ड मिला है और ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक मिनट,
हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए HP कंप्यूटर ऑन व्हील्स शुरू की गई। इस बस सेवा को किसने हरी झंडी दिखाई? श्री अनिल विज, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला, मनोहर लाल खट्टर या कंवरपाल गुर्जर? तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए क्या शुरू किया गया? तो HP कंप्यूटर ऑन व्हील्स, ठीक है। और ये क्या है? एक बस सेवा है। इसको जो हरी झंडी दिखाई, ये किसने दिखाई? मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मुंदड़ी गांव, सिसाई गांव, सिरसी गांव या रतीरा गांव? तो देखिए, मुंदड़ी गांव जो है कैथल का, उसको जो है बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मुंदड़ी गांव ने जो है जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको जो है सही करके दिखाया। इस गांव में अगर हम बात करें तो 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 1781 है। तो इस गांव को बेस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अन्य विभागों की तरह हरियाणा पुलिस विभाग में किस ट्रैकिंग को शुरू किया जा रहा है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा पुलिस विभाग में किस ट्रैकिंग को शुरू किया जा रहा है? फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को। सुखना झील का निर्माण कब किया गया था? 1957, 58 या 68? तो सुखना झील कब निर्माण किया गया? 1957 में। नेक्स्ट देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है? बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, सुखना झील या सन्निहित सरोवर? तो किसे किया है? सुखना झील को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना की गई? करनाल, पंचकुला, हिसार या फरीदाबाद? कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना पूछी है कि कहां पर जो है इसकी स्थापना की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला में। पंचकुला में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, कोरोना इमरजेंसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसको घोषित करने वाला कोरोना वायरस मतलब महामारी घोषित करने वाला जो देश का पहला राज्य बना वो कौन सा है? हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी को द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बलदेव कुमार, श्री नरेंद्र आहूजा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसको द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बलदेव कुमार को, ठीक है। चलिए आगे इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, नो एरर। तो इनमें से हमें एरर फाइंड आउट करनी है कि किस में जो है एरर है। तो देखिए, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर, सोइल ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, केमिकल बैलेंस और अमाउंट बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप कॉमा देख रहे हैं ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे आना था एंड, टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो ये इसमें मिस्टेक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोमे की जगह यहाँ पर एंड आना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम, नो एरर। देखिए यहाँ पे कहाँ पे एरर है, देखिए वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट, बिल्कुल सही है। दैट मोस्ट पीपल नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे एट होम। तो यहाँ पर भी सी में एरर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वॉज ऑलरेडी अराइव्ड और डाइड, अराइव्ड डेड, अराइव डेड या अराइविंग डाइंग, क्या आएगा? देखिए व्हेन द डॉक्टर यानी कि जब डॉक्टर पहुंचा था, तो व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड,
अराइव्ड हो जाएगा यहाँ पे। द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड, ठीक है, डेड और अराइव्ड जो है सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन डेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्ड, वुड स्टॉप या विल स्टॉप, जो प्लेन है वो टेक ऑफ करेगा व्हेन द थंडर स्टॉर्म क्या हो जाए, स्टॉप्स, तो स्टॉप्स जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें 4 अल्टरनेटिव हैं, बेस्ट एक्सप्रेस जो सिनोनिम बताना है, ओके। पेसिफाई का सिनोनिम हमें चूज करना है, काम डाउन, सेटिस्फाई, रोज या रिजॉइस। पेसिफाई क्या होता है, शांत करना किसी को, ठीक है, तो इजीली आप बता सकते हैं क्या होगा, काम डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे काम डाउन जो है सही होगा, ठीक है। अगला है क्विबल, क्विबल का बताना है सेम वर्ड, प्रीमीडिएट, प्री नॉमिनेट, प्री वेरिकेट या प्री पॉन्डरेट। क्विबल, क्विबल होता है टाल मटोल करना या बाल की खाल निकालना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्री वेरिकेट, ठीक है, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें अपोजिट बताना है, डिलीगेंट का अपोजिट क्या होगा, इनकॉम्पिटेंट, लेजी, एक्स्ट्रावेजेंट या फ्यूगल। डिलीगेंट क्या होता है, प्रेशर्मी होता है। अब प्रेशर्मी का अपोजिट क्या बन सकता है, आलसी हो सकता है, सुस्त हो सकता है, तो वो लेजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला देखिए डायनामिक, अगला है डायनामिक, स्टेबल, स्टिल, लेजी या स्टैटिक। डायनामिक का मीनिंग होता है गतिशील, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर किससे बनेगा, स्टेबल से बनेगा, एक मिनट, स्टैटिक, ओके सॉरी, स्टैटिक ही बनेगा, स्टैटिक और डायनामिक होता है ना, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है हमें। फर्स्ट जो है वो है ए वॉर ऑफ रिलीजियंस, कैलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, क्रूसेड या कैवलरी। जो वॉर ऑफ रिलीजियंस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम धर्म युद्ध बोलते हैं या जिहाद जिसको बोला जाता है उसको बोलते हैं क्रूसेड, डी ऑप्शन, ठीक है। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या ओलिगार्ची। देखिए, गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी जो शाही तंत्र होता है कौन सा होता है, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 16, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।